यूनिट थर्ड हमारी नाम है प्ले। 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसमें बता रखा है मीनिंग ऑफ प्ले, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ प्ले, ठीक है, कि प्ले गेम क्या होती है, क्या विशेषताएं और कितने प्रकार के खेल होते हैं, ये पढ़ोगे। उसके बाद है आपका प्ले एंड इट्स फंक्शंस, गेम क्या है और इनके क्या क्या कार्य हैं। लिंक विद द फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट्स में क्या हेल्प करता है ये, हमारी सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, कोग्निटिव, लैंग्वेज एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और एक आएगा इसमें क्रॉस कल्चरल एंड साइको इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन प्ले। और एक टॉपिक रहेगा गेम एंड ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक का क्वेश्चन आपका 100% आएगा पेपर में, ठीक है। रूल ऑफ गेम एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न टू नेगोशिएट डिफरेंसेस एंड रिसोल्व कन्फ्लिक्ट, ठीक है। गेम और ग्रुप डायनेमिक से आप क्या समझते हो, ठीक है, और गेम के क्या रूल होने चाहिए और किस प्रकार एक बच्चा डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्लिक्ट में नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग जो कन्फ्लिक्ट चले हैं उनमें से कैसे खुद को सेफ कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम ग्रुप डायनेमिक की, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट ग्रुप गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक, ठीक है, उसके बाद हम पहले वाले पॉइंट्स में। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनेमिक, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक क्या होता है? ग्रुप डायनेमिक, मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक इज ए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट का प्रतिपादन, सबसे पहले ये जो ग्रुप डायनेमिक है इसका कंसेप्ट कुर्ट लेविन ने सन 1945 में किया था, ठीक है। वास्तव में जो हमारा ग्रुप डायनेमिक होता है, ग्रुप डायनेमिक उन चेंजेस के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो समूह में होते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है बेटा गतिशीलता, ठीक है, गत्यात्मकता, यानी कि हमारे ग्रुप में जो जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डायनेमिक, समूह गत्यात्मकता, ठीक है। यानी कि ग्रुप डायनेमिक्स का उपयोग उन अंतःक्रियाएं मनोवैज्ञानिक संबंधों के लिए किया जाता है जिसमें ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उनमें समान उभयनिष्ठ अनुभूतियों को विकसित करते हैं, क्योंकि समान साझे अनुभव तथा भावनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो ग्रुप डायनामिक क्या है, वे सारे चेंजेज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो चेंजेज हमारे ग्रुप में होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है ग्रुप डायनेमिक का कंसेप्ट कुर्ट लेविन ने 1945 में दिया। उन्होंने क्या है एक ग्रुप के ऊपर क्या है स्टडी किया और उन्होंने ग्रुप डायनेमिक से अभिप्राय क्या बताया, समूह से संबंधित विशेष तौर पर अगर हम छोटे ग्रुप की बात करें तो जितने भी प्रभाव और फोर्सेस होते हैं जिन्हें समूह के सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है, उन्हीं को उन्होंने क्या दिया है, यानी कि ग्रुप्स के कुछ ऐसे प्रभाव या फोर्सेस जिसके कारण जितने भी सदस्यों के समूह हैं उनके बिहेवियर में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है। इसी को ग्रुप डायनेमिक बोला है। अध्ययन में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें फोर्सेस का उल्लेख करता है जिसमें छोटे ग्रुप में व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। अब आप देखो, आपका ग्रुप मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, तो कोई अगर जो कम पढ़ने वाला बच्चा है वो भी उनके साथ रहेगा तो उसके माइंड पे भी यही इफेक्ट पड़ेगा कि भाई ये बाकी पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ूंगा। और तुम देखते हो कि कई सारे ऐसे निकम्मे बच्चे जो बिल्कुल पढ़ के खुश नहीं है, खेल में उसमें शरारतों में रहते हैं, और कोई अच्छा बच्चा उनके साथ रहने लग जाता है तो थोड़े दिनों बाद उस बच्चे के बिहेवियर में भी चेंज होना शुरू हो जाता है, वह भी पढ़ाई को छोड़कर शरारतों की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो हमारा इसने कुर्ट लेविन ने यही बताया है कि उन्होंने एक छोटे से ग्रुप के ऊपर क्या है स्टडी किया और स्टडी में ये पता लगा कि ग्रुप का जो प्रभाव था उन सभी बंदों के जो भी जिनके ऊपर उसने रिसर्च की थी, सर्च किया था, ठीक है, उनके बिहेवियर में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो बोलते हैं कि ग्रुप डायनामिक का अभिप्राय है उन परिवर्तनों को प्रयुक्त किया जाता है जो जिससे क्या है, जो परिवर्तन हमारे ग्रुप के सदस्यों के व्यवहार में दिखाई देते हैं। समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनामिक? यस मैम। ठीक है बेटे। प्रियंका, आप आज फर्स्ट क्लास में ही हो ना? यस मैम।
आपकी फर्स्ट यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और आज थर्ड यूनिट स्टार्ट कराई है मैंने। और स्टार्ट में ये है कि मैंने कुछ टॉपिक तो आरती को दिए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्ले, गेम क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, तो ये टॉपिक आरती कराएगी। लेकिन जो मैं टॉपिक देती हूँ पहले मैं खुद पढ़ाती हूँ, उसके बाद जो मैंने प्रेजेंटेशन के टॉपिक दिए बाद में बच्चा बताता है, ठीक है। ओके मैम। अब देखिए ग्रुप डायनेमिक का मीनिंग क्लियर हो गया। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनेमिक, समूह गत्यात्मकता से आपका क्या अभिप्राय है। अब देखो कुछ फैक्ट है इसके अंदर, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक में एक तो सबसे पहले फर्स्ट बात आती है कि ग्रुप के जितने भी सदस्य होते हैं उसकी परफॉर्मेंस बहुत कुछ लीडरशिप पर निर्भर करती है। यानी कि एक ग्रुप कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है उसका क्या है, ये परफॉर्मेंस क्या है हमारी लीडरशिप पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। दूसरी बात क्या बताई है, जो ग्रुप डायनेमिक है समूह की शक्तियों का अध्ययन करता है कि इस ग्रुप में क्या क्या लोग कैसे हैं, इस चीज का ही भी स्टडी करता है। ग्रुप सदस्यों के व्यवहार को ग्रुप डिसीजन प्रोसेस के द्वारा सरलता से बदल सकता है। यानी कि एक ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं वे ग्रुप डिसीजन प्रोसेस द्वारा जितने भी सदस्य हैं उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। कुछ सिचुएशन में सीखना परिवर्तन के प्रति रुकावट की भावना से होता है। यदि विद्यार्थी स्वयं समझकर परिवर्तन चाहने लगे तो उसे सीखना हो जाता है। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले तो बात ये लिखनी है कि जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो क्या है, एक अच्छी लीडरशिप के ऊपर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए हमारा ग्रुप निकम्मे शरारती बच्चों का है, अगर हम उनमें से कोई भी एक बच्चा उन सबको कंट्रोल करने वाला हो और उनको मोटिवेट करते कि भाई आपको पढ़ना है, तो वो बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो जो ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो हमारी लीडरशिप पर निर्भर करती है। दूसरी, ग्रुप में क्या है, जो डिसीजन प्रोसेस है वह सरलता से क्या है, ग्रुप के किसी भी सदस्य का बिहेवियर चेंज कर सकती है। यानी कि जब हम एक ग्रुप में रहते हैं तो हमारे ग्रुप वाले लोगों का जो बिहेवियर है वो हमारे बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। और बात क्या बताई है, ग्रुप डायनेमिक समूह में पारस्परिक उनका आपस में क्या रिलेशन है इसकी जानकारी देता है, ठीक है। ग्रुप लीडरशिप के अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्पीच लीडरशिप की अपेक्षा समूह के सदस्यों के व्यवहार में अधिक तीव्रता से परिवर्तन। यहाँ पर क्या है, लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि हमें भाषण देना है, जी नहीं। यहाँ पर लीडरशिप का मतलब ये है कि अपने ग्रुप के जो सदस्य है उनके बिहेवियर में चेंज लेके आना, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट बताए थे जो ग्रुप डायनामिक में होते हैं। अब बताया है ग्रुप डायनामिक की बेसिक अजम्पशंस क्या क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट अजम्पशन इसने बताई है, ग्रुप डायनामिक की जानकारी के द्वारा समूह और उसके प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि हमें अगर ये पता हो ग्रुप डायनामिक यानी कि किसी ग्रुप के बारे में हमें जानकारी हो तो उसके प्रभाव को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि डायनेमिक ज्ञान या जानकारी होने से व्यक्तियों के समूह को समझने में और उचित दिशा प्रदान करके संबंधी समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगर हमें ग्रुप डायनेमिक यानी कि किसी ग्रुप की अगर हमें पूरी जानकारी है तो हम क्या कर सकते हैं, उस जानकारी के आधार पर उस ग्रुप के जो भी, मान लीजिए हमें किसी को कुछ समझाना है या उनको क्या एक गोल देना है, तो बच्चा क्या है आसानी से उस गोल की तरफ जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है ग्रुप में व्यक्ति की प्रभावित ग्रुप में व्यक्ति को प्रभावित करने की अनोखी शक्ति विद्यमान होती है। हाँ जी, ग्रुप में क्या होता है, लोगों का जो बिहेवियर होता है वो हर एक दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ग्रुप के अंदर एक ऐसी पावर है जो एक व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज करने की क्षमता रखता है। हाँ जी, हम जैसी संगति में बैठते हैं हम वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल पात। तो इसमें क्या है, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, हमारा बिहेवियर भी धीरे धीरे वैसा ही होना शुरू हो जाता है। ये आतिफ, आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरी क्लास में? मैम मैं हूँ सान्या मैम, ये मेरे भाई की वो जीमेल है ना, मेरा वाला फोन टूट गया तो उसके मेरे भाई का वो फोन पड़ा था ना, फिर मैं उससे ले रही हूँ क्लास। अच्छा, मैं सोची पता नहीं आज कोई नया बच्चा आ गया क्लास में। नो मैम, वो मेरा फोन ना गिर गया था तो फिर ये मेरे भाई का पुराना वाला फोन है, इससे मैं ले रही हूँ क्लास। चलो चलो ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तो सानिया हम थर्ड वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी बेटा हमने।
गेम वाली, और अभी टॉपिक स्टार्ट किया ग्रुप डायनेमिक वाला, ठीक है। अब इसमें बताया है ग्रुप डायनेमिक की अवधारणाओं में समूह के बनने की प्रक्रिया निश्चित होती है और सार्वभौमिक होती है, यानी कि ग्रुप का बनना एक स्वाभाविक और निश्चित बात है। अब जैसे ग्रुप का बनना तो क्या भाई एक स्वाभाविक बात है, अब तुम भी क्लास में मिले, अपने फ्रेंड्स से मिले, तो तुम लोगों का भी एक ग्रुप बन गया अपने अपने फ्रेंड्स का, ठीक है। तो ग्रुप का बनना क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। तो ये बताई हैं ग्रुप डायनामिक की बेसिक अजम्पशंस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। प्रियंका, ये ना सानिया थोड़ा लेट ज्वाइन हुई है, तो आप एक बार बता दीजिए ग्रुप डायनामिक होता क्या है। मैम अभी ना मुझे पता नहीं कौन सा टॉपिक है ये। बेटा, आपकी मैंने पेपर फर्स्ट स्टार्ट करा रखा है, ओके। ठीक है। पेपर फर्स्ट में 3rd यूनिट निकालो आप। भी मैंने बताया है ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, जैसे आप लोग अपनी क्लास में हो, ठीक है, तो आप अपनी क्लास में बैठे हो, तो मान लो 100 बच्चों की क्लास है, तो उसमें से 4-5 बच्चे क्या आपस में फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड बन जाते हैं तो वो क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। अब ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, समूह गत्यात्मकता क्या होता है, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कुर्ट लेविन ने दिया था। इन्होंने क्या है, एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने बताया कि एक ग्रुप का जो भी क्या होता है, मान्यताएं होती है, जैसे भी लोग उसमें होते हैं, वे दूसरे ग्रुप में जितने भी बंदे हैं उनके बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनके बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। यानी कि ग्रुप में ऐसे प्रभाव, ऐसी फोर्सेस होती हैं जो उस ग्रुप में क्या है, जितने भी सदस्य हैं उनके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या कहलाता है, आपका ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। यानी कि ग्रुप डायनेमिक एक चेंज के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो हमारे ग्रुप में होते हैं। जैसे आप, मैंने अभी एग्जांपल लिया था, अगर आप अच्छे बच्चों के ग्रुप में बैठते हो तो आप भी वैसा ही सोचना शुरू कर देते हो। अगर आप शरारती बच्चों के ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो आप भी धीरे धीरे शरारती होना शुरू हो जाते हो, ठीक है। तो ये है ग्रुप डायनेमिक, और इसमें कुछ बताया था हमने बेसिक अजम्पशंस, ठीक है। बस छोटा सा ही था ग्रुप डायनेमिक का टॉपिक। और एक ये बता रखा है इसका, ग्रुप डायनेमिक का शैक्षणिक क्या उपयोगिता है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ डायनेमिक, यानी कि जो आपकी समूह गत्यात्मकता है उसका क्या शैक्षणिक उपयोग है, उसके बारे में और यहाँ पे बता रखा है। समूह गति या समूह गत्यात्मकता हमें किसी भी समूह की कैसा नेचर है उस ग्रुप का, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी जानकारी देता है। और क्या है, ग्रुप में रहकर बच्चे जो अपनी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर लेते हैं। और हर समूह में क्या होता है, एक सशक्तिशील तथा विघटनकारी दोनों तरह के बल कार्य करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हर ग्रुप में क्या है, अच्छे वाले भी और कुछ विघटनकारी, यानी कि कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले, दोनों तरह की फोर्सेस इसके अंदर शामिल होती है, जो ग्रुप के सदस्यों को क्या करती है, प्रभावित करती है। जब ग्रुप के सदस्य किसी भी इंडिविजुअल गोल या ग्रुप गोल में उनमें डिफरेंसेस या कन्फ्लिक्ट होता है तो समूह में विघटनकारी बल सक्रिय हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके ग्रुप में कोई इंडिविजुअल गोल, मान लो अब तुम तीनों ही फ्रेंड मान लो, ठीक है, तीनों का एक ग्रुप है, अगर तुम तीनों में से कोई भी एक बच्चा अपनी जिद पकड़ेगा तो आपस में आप तीनों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर विघटनकारी जो क्रियाएं होती है वो क्या हो जाती हैं, प्रभावशाली हो जाती हैं। अगर आप ग्रुप गोल, यानी कि तीनों आप मिलकर एक ही गोल के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप क्या है, वहां पर अच्छे के लिए काम कर रहे हो, फिर वहां पर आपके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा या संघर्ष से होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। अब क्या है, जब आपके एक ये डिस्टर्बेंसिव जो फोर्सेस है, टीम के सदस्यों के व्यवहार, अगर मान लो झगड़ा हो जाता है तो आपके ग्रुप में जितने भी बंदे हैं उनका बिहेवियर प्रभावित होता है। तो खेलों में जब टीम के सदस्यों में व्यक्तिगत लक्ष्य या टीम के लक्ष्यों में मतभेद होता है तो टीम के अंदर विघटनकारी बल सक्रिय होता है और खेलों के मतभेद तथा संघर्ष का समाधान अत्यंत आवश्यक है। खेलों के नियमों में खेलों में सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक खेल के लिए नियम बनाए जाते हैं। सामूहिक खेलों में खेलों के नियमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, खेलों के नियम बनाए जाते हैं। तो इसने क्या बता दिया, ग्रुप डायनेमिक की यहाँ पर हमें एक तो इंडिविजुअल गोल को छोड़ के हमें ग्रुप गोल को लेके आगे बढ़ना है। हमें अपने टीम के बीच में मतभेद, यानी कि हमारा जो ग्रुप है उसके बीच में कोई भी मतभेद नहीं करना है।
ठीक है, आपस में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, नहीं तो क्या है, एक बंदे के उसके कारण सारा का सारा ग्रुप क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, अब ग्रुप जो बन गए हैं तो उससे क्या है, एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशंस होता है इसका, इसमें ये इम्प्लीकेशन होता है कि हम उस ग्रुप के जरिए क्लास में मान लीजिए टीचर को कोई चीज़ सिखानी है तो उसमें ये हेल्प होएगी, जो ग्रुप का जो सबसे अच्छा बच्चा होगा उसको जल्दी क्विकली समझ लेगा और वो अपने पूरे ग्रुप को क्या है, वो काम सिखा देगा। ठीक है, तो यही था आपका ग्रुप डायनेमिक। ये 2 नंबर के अकॉर्डिंग आ सकता है, लेकिन आएगा पक्का ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, 2 में या 5 में किसी में दे दे। वो समझ में आ गया? अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब आरती पहले कर देगी एक क्वेश्चन को, फिर मैं आगे डिफाइन करती हूँ। आरती ये वाला बता दिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्ले, खेलों से आप क्या समझते हैं, खेलों की क्या विशेषताएं हैं और खेलों के क्या प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार के खेल हम खेलते हैं। मैम ये वाला आपने ऋतु को दिया था, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, रितु को दिया था, कोई बात नहीं। यस फिर मैम। 1 मिनट सानिया से पूछती हूँ। सानिया आप बता दोगे खेल का क्या अर्थ है? मैम मैंने पढ़ा था ये भी फिर। अच्छा, पढ़ा था तो फिर तो बता दो, इजी है वैसे तो खेल क्या होते हैं। यस मैम। मैम इसमें ये बता रखा है इन्होंने कि हम सारी चीज़ें जो है स्कूल में नहीं सीख सकते। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हमें प्लेग्राउंड मतलब इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखते हैं। हाँ जी, तो फिर मैम इन्होंने इसकी विशेषताएं बताई है कि अगर हम गेम खेल रहे हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स है। एक तो मैम हमारा जो टाइम होता है, जो वेस्ट टाइम होता है, जो हम कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो गेम में यूटिलाइज करके हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छा कर सकते हैं मैम। और ये हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है गेम। इससे हमारी बॉडी जो है बिल्कुल ठीक रहती है, स्वस्थ रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेशनल इंटीग्रेशन होता है, हमारा राष्ट्रीयकरण बढ़ता है, हम हाँ जी। एक दूसरे मिनट स्टेट में जाके। 1 मिनट रुको बच्चे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डेफिनेशन देनी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्ले, खेलों से आप क्या समझते हैं। तो खेल क्या है भाई? प्ले कैन बी डिफाइंड एज ए एक्टिविटी इन विच ए पर्सन एंगेज व्हेन ही इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट टू। यानी कि खेल एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है। यानी कि एक प्रकार की एक्टिविटी होती है जो हम क्या है, अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। और जब हम क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, खाली होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उस टाइम पे हम इस एक्टिविटी को करते हैं ताकि हम क्या है, बिजी बने रहे। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके खेल कहलाते हैं। ठीक है, खेल क्या होता है, एक फिजिकली और मेंटली क्रिया होती है, एक मेंटली प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें आप पूरी तरह से क्या हो जाते हो, व्यस्त हो जाते हो। आप अपना फिजिकली भी डेवलपमेंट वहां पर कर रहे हो और आपका मेंटली भी पूरा फोकस क्या है, आपके खेल के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका खेल क्या है, एक ऐसी क्रिया है जो आप क्या है, अपने आनंद के लिए करते हैं, अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते हैं और स्वतंत्र होकर आप खेलते हैं। ठीक है, सारी चीजों से फ्री होकर आप मजे से खेलते हैं। उसके बाद अब आप बताओ आरती, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मैम फर्स्ट तो यही है कि हमारे पास जो खाली समय होता है हम खेल खेल कर उसमें उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड है अगर हम गेम खेल रहे हैं तो इससे हमारी जो बॉडी है वो हेल्थी रहती है, किसी तरीके की हमें कोई बीमारी नहीं होती है। नेशनल इंटीग्रेशन होता है मैम, राष्ट्रीयकरण बढ़ता है, हम दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में भी जाके खेलते हैं। और मैम इससे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि हम जब गेम खेलते हैं तो बच्चे हारते हैं जीतते हैं तो वो अपने इमोशनल डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। और डिसिप्लिन बढ़ता है मैम, बच्चे डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं। हाँ जी, यस मैम। आ गया बेटा समझ में? यस मैम। ठीक है, ये इजी सा टॉपिक है। उसके बाद बात आती है टाइप ऑफ प्ले, खेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई खेल कितने प्रकार के होते हैं। खेल इन्होंने बताए हैं यहाँ पर कई टाइप के खेल्स बताए इन्होंने।
एक तो है खेल साथियों की संख्या के आधार पर ऑन द नंबर ऑफ प्लेमेट्स, ठीक है। एक है बेसिस ऑफ फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड बेसिस ऑफ प्ले ऑन द प्ले, यानी कि खेल के स्थान के आधार, बेसिस ऑन प्ले ऑन द प्लेस, ठीक है। सबसे पहले बात आती है खेल साथियों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्ले मैट्स। इसमें बताया गया है पैरेलल प्ले, ये वे खेल होते हैं जिसमें बच्चे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर खेलते हैं और अलग अलग खेलते हैं। उन खेल में उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती। प्रारंभ में बच्चों में सामाजिकता की मात्रा बहुत ही कम होती है और इस अवस्था में लगभग 14 माह तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने दैनिक जीवन में आमतौर पर अकेले देखे जा सकते हैं। 7-8 माह के बच्चे को यदि कुछ खिलौना दे दिया जाए तो देखो, सबसे पहले तो क्या बताई है इसमें, खेल साथियों की संख्या के आधार पर। इसमें इन्होंने 3 खेल बताए हैं, एक है पैरेलल समानांतर खेल, एक है एसोसिएटिव प्ले सहचारी खेल, और एक है ग्रुप प्ले, ठीक है। इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेमेट्स, पैरेलल प्ले, जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपनी गुड़िया के साथ, मान लो लड़की है तो अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती है, या कोई लड़का है तो वो क्या है अपने टॉयज के साथ खेलते रहते हैं। इसमें क्या बिल्कुल छोटी एज के बच्चे इसके अंदर आते हैं। इसमें खेलने वाला सिर्फ एक ही बच्चा होता है, ठीक है, यानी कि इसमें किसी और की उनको जरूरत नहीं होती, वो अपने आप अपना गेम खेलते रहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एसोसिएटिव प्ले, जिसमें बच्चे 2 या 2 से अधिक मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। इसमें भी क्या है, बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं और आपस में क्या है छीना झपटी भी वे करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि ग्रुप प्ले। ग्रुप प्ले वे गेम होते हैं जब बच्चे क्या है बड़े हो जाते हैं और एक ग्रुप के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। इसमें बच्चे आस पड़ोस के बच्चे मिलके खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, आंख मिचौली या अदर कोई भी जो गेम है वो वाले, ठीक है। तो ये तो थे एक उसके आधार पर खेल के नंबर ऑफ प्लेमेट्स, ठीक है, खेल साथियों की संख्या के आधार पर। दूसरे टाइप के इन्होंने गेम बताए हैं फिजिकल और मेंटली इन्वॉल्वमेंट के आधार पर। एक होते हैं फिजिकली प्ले, एक होते हैं मेंटली प्ले। फिजिकल जिसमें बच्चे की क्या है, जिसमें उसका पूरे के पूरे फिजिक्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे बच्चा क्या खेल रहा है, बच्चा कुश्ती कर रहा है, ठीक है, रेसलिंग कर रहा है, तो इसमें क्या है फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा होती है। एक होते हैं मेंटली गेम, ठीक है, जिसमें बच्चे का दिमाग ज़्यादा लगता है, जिसमें बच्चा जैसे चेस खेलता है, लूडो खेलता है, ठीक है, और जितने भी क्विज है, ठीक है, पहेलियां सोल्व करना, इसमें क्या है आपका, इनको मानसिक खेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक होते हैं प्लेस ऑफ द गेम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ द गेम, खेलों के स्थान के आधार पर। एक होते हैं इंडोर गेम और एक होते हैं आउटडोर गेम। जो घर के अंदर खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम खेल बोलते हैं, और जो बाहर प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं उनको आउटडोर गेम बोलते हैं, ठीक है। इंडोर में और आउटडोर में आपने पता होगा, इंडोर में आप ताश खेलते हो, कैरम, लूडो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बाकी के जो गेम है जो आप घर के बाहर खेलते हो, ठीक है। तो ये टाइप के यहाँ पर इन्होंने क्या है गेम बताए हैं। आ गया समझ में? यस मैम। इजी है टॉपिक, टाइप ऑफ गेम। यस मैम। अगर कुछ भी याद ना रहे ना पेपर में टाइप ऑफ गेम, तो 2 टाइप के भी लिख सकते हो सिंपली, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। अगर बेसिकली देखा जाए तो यही 2 होते हैं, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। ठीक है, अब आपका ये वाला टॉपिक हो गया है, खेल क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं और क्या इनके टाइप हैं। आगे होता है प्ले एंड इट्स फंक्शन, खेलों के क्या कार्य हैं। फंक्शन में का बात आती है कि खेलों का हमारी फिजिकल डेवलप, खेलों का काम क्या है, एक तो काम है खेलों का हमारी फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो इसके साथ साथ खेल और भी कई सारे काम करते हैं, जैसे हमारी फिजिकल से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, हमारी भावनात्मकता से रिलेटेड, हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड और हमारी मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इन सभी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। बता दीजिए अब ये सारे के सारे, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है गेम से, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, मोरल डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो ये सारा खेलों का महत्व आ जाए तो भी यही पॉइंट लिखने हैं, खेलों के फंक्शन यानी कि खेलों के काम आज कार्य आ जाए तो भी यही बातें आपको लिखनी है। बताइए आरती।
मैम फर्स्ट को पॉइंट इन्होंने यही बताया कि इससे हमारा शारीरिक विकास होता है खेल से। जैसे कि हम खेलते हैं तो बच्चे की हाइट बढ़ती है, बहुत से खेल गेम्स ऐसे होते हैं उनमें उनकी हाइट बढ़ती है। मैम उनकी मांसपेशियाँ बढ़ती हैं, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बढ़िया रहता है, वो खाना पच जाता है जल्दी से, और जो वो गेम खेलते हैं उससे उनको पसीना आता है जिससे उनके अंदर के जो कीटाणु होते हैं वो उनके स्किन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट बताया इन्होंने सामाजिक विकास। खेल के द्वारा बालकों में सहयोग होता है मैम, मिलजुल के वो खेलना शुरू कर देते हैं, टीम बना देते हैं, पेयर में खेलते हैं। एंड थर्ड बताया उनका भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इससे उनके अंदर मैम गुस्सा, डर, जलन ये सारी चीज़ें खत्म होने लगती हैं। वो ग्राउंड में जब खेलते हैं तो वो एक होकर खेलते हैं, पूरी टीम को एक मान के खेलते हैं। वो अपनी सामने वाली टीम से लड़ना झगड़ना नहीं करते हैं। हाँ जी। और मैम उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, वो अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं। यस। डिसिप्लिन में फिजिकल वो डेवलपमेंट में क्या क्या बताया है भाई? मैम यही बताया कि उनकी जो मांसपेशियाँ वो बढ़ती हैं, उनका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है, हाइट हाइट भी उनकी बढ़ती सही है। है। हाँ यस जी। मैम। ठीक है, तो ये किस में आ गए? इनके फिजिकल डेवलपमेंट में। तो खेलों का सबसे पहला कार्य या सबसे पहला महत्व क्या है? बच्चे के शारीरिक विकास को करना। ठीक है, इसमें बच्चा जिस जिस खेल से जुड़ता है, एक तो वही स्किल्ड बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, दूसरा अलग अलग एज लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट खेलों को खेलना समझ जाता है। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है? उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी मसल्स डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है मेंटल डेवलपमेंट की। बताओ बेटे। मैम इसमें बच्चे का जो माइंड है वो शार्प होने लगता है, वो चीज़ों को जल्दी सीखना शुरू कर देता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, हाँ जी। और एक दूसरे के साथ वो अच्छा व्यवहार करने लगता है। अब किस टाइम की बना लिया आपने? राम के दिन में बनाई हूँ। मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो रहा है, मिल भी नहीं रहा है, क्या करूँ। अच्छा, फिर आप पी लो ना। आपने पी ली? है, चाय ज्यादा था इसलिए अच्छा, मैडम को ठीक। बुला रही थी। देखो बेटा, मेंटल डेवलपमेंट में क्या आ गया आपका? बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ गेम हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी करते हैं। कैसे? जैसे आप चेस खेलते हो तो उसमें आप अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी करना सीखते हो। ठीक है, ठीक है, कि घर के अंदर या बाहर खेले जाने जो भी गेम है, कुछ मात्रा में सही। इन खेलों के उदाहरण है शतरंज। ये देखो, मानसिक जितने भी हमारे आईक्यू लेवल को क्या है, बढ़ाते हैं। दूसरा, जो हमारा परसेप्शन है, जो देखने का नजरिया है, उसको बढ़ाते हैं। हमारी कल्पना, इमेजिनेशन करने की पावर को बढ़ाते हैं। हमारी रीजनिंग पावर को बढ़ाते हैं। हमारी थिंकिंग पावर को, चिंतन शक्ति को बढ़ाते हैं। हमारे मेमोरी लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे गेम्स के मेंटल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है भाई गेम से? सामाजिक विकास कैसे होता है गेम्स के जरिए? मैम बच्चे दूसरे बच्चों से मिलजुल के कार्य करना सीख जाते हैं, हाँ उनमें जी। पेशेंस लेवल अच्छा हो जाता है, हाँ जी। सलाह करने लगते हैं। वो किसी बात में, एक टीम होती है तो उनकी पूरी टीम सलाह करती है किसी बात को लेकर, एक अकेला कोई भी निर्णय नहीं लेता है मैम। हाँ जी, लीडरशिप की भावना उनमें आती है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना। मान लो गेम में किसी को चोट लग गई तो भाग के सारे खिलाड़ी उसकी हेल्प करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, सहयोग की भावना उनके अंदर जन्म लेती है। ठीक है, फिर जो भी हमारी सोशल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, वो भी सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं। तो इन सब से क्या होती है? बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है। उसके बाद बात आती है इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है बताइए? संवेगात्मक विकास।
इमोशनल डेवलपमेंट में वही आ गया आपका, जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के जो इमोशंस हैं उनको समझना सीख जाते हैं कि इमोशंस का मतलब अगले बंदे को गुस्सा आ रहा है, अगला बंदा खुश है, ठीक है, तो उसको सीख जाते हैं। दूसरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की गेम खेलते खेलते कोई जीत जाता, कोई हार जाता है, तो हारने वाला उस टाइम पे रोता नहीं है, तो उसको क्या है, बचपन में तो बच्चे रोने लग जाते थे, अब बच्चे को क्या ये इमोशन कंट्रोल करना आ गया, ठीक है। खेलों के माध्यम से सहनशीलता सीखता है बच्चा, सच्चाई, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, ये सारी चीजें सीखता है। एक होती है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में नैतिक मूल्यों के नियम भी बच्चा गेम से सीखता है। वेज नियम कुछ उसको स्कूल में सिखाए जाते हैं, कुछ घर में सिखाए जाते हैं कि दूसरों की हमें रिस्पेक्ट करनी है, और कुछ क्या है वह खेल के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। खेलों के माध्यम से बच्चा सीखता बड़ा जल्दी है। अगर आप वैसे पढ़ाना बिठा दो तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। आप उसको कोई भी गेम दे दो 1 मिनट में सीख जाएगा वो गेम, ठीक है, तो बच्चा सीखता जल्दी है। और क्या है, अन्य बालकों के साथ खेलों में शामिल नहीं करते। चारित्रिक दोष वाले बच्चे को अन्य बालक अपने खेल में शामिल नहीं करते। अब क्या है, जिसका करेक्टर अच्छा नहीं है उसको गेम में शामिल नहीं करते। तो यहाँ पर बच्चे का चारित्रिक विकास, करेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। बच्चे के अंदर क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। बच्चा क्रिएटिव हो जाता है, अपने विचारों को क्रिएट करना शुरू कर देता है, नए नए तरीके की खोज करना शुरू कर देता है कि गेम में मैं ऐसी कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाऊं कि हमारी टीम जीत जाए, ठीक है। बच्चा क्या है, और क्रिएटिविटी में क्या आ गया, विचारों का उपयोग करके बालक आनंद लेते हैं, विचार खेल के बाहर भी उपयोग में ला सकते हैं। जो क्रिएटिव जो आइडियाज उसके दिमाग में आते हैं वो गेम के अलावा भी अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या है, थेरापेटिक वैल्यूज हैं, यानी कि चिकित्सीय मूल्य भी है इसके। जब बच्चे क्या है खेलते हैं तो स्ट्रेस कम होता है उनका, ठीक है। स्ट्रेस कम होता है तो फिर क्या है, स्ट्रेस कम होएगा तो बीमारियां ही कम होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बालक अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के खेल के द्वारा ही पूरा करता है। बच्चे की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ नीड्स होती है, वह गेम खेल के क्या है उनको पूरा कर सकता है। उनकी क्या है, एंजॉयमेंट करता है बच्चा, एंजॉय करेगा तो जितने भी क्या है, अकेला नहीं रहेगा, स्ट्रेस में नहीं आएगा तो बीमार भी नहीं होगा। तो ये क्या है, गेम हमें क्या है, एक औषधि की तरह भी हमें काम करते हैं, ठीक है। बच्चे क्या है इसमें कुछ समय, जैसे भय, बच्चे को डर लगता है तो वो डर यहाँ पे बच्चे का खत्म हो जाता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। दूसरों की तुलना में खेलों के माध्यम से वह इवेल्युएशन जल्दी करता है, ठीक है। उसका सेल्फ कंसेप्ट वो होता है, विकसित होता है, ठीक है। ये सारी चीजें। उसके बाद आती है इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। खेलों का क्या महत्व है। ठीक है भाई, बताया है कि एजुकेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रोबेल ने क्या है, एक शिक्षा पद्धति पर आविष्कार किया जिसे किंडरगार्टन कहा जाता है। खेल पर ही मैडम मोंटेसरी ने मोंटेसरी मेथड, खेलों का वही बताया है कि एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो खेलों की क्या है, हम क्या है खेल पद्धति के द्वारा, प्लेवे मेथड के द्वारा भी बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें क्या है किंडरगार्टन प्रणाली बताई गई है, ठीक है। और एक मारिया मोंटेसरी मैडम ने मोंटेसरी मेथड डेवलप किया जिसमें बच्चों को हम खेल के साथ साथ, खिलौने के साथ साथ हम उन्हें क्या है सिखाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे खेलों के फंक्शन हैं, जिसको आप इसकी इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो और इसके फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपका ये टॉपिक हो गया है प्ले एंड इट्स फंक्शन। फंक्शन फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, कोग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड मोटर। ये देखो लैंग्वेज डेवलप, हाँ जी, बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप होती है। जो बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा कम बोलता है और वो दूसरों के साथ रह रह के वह भी क्या है बोलना सीख जाता है, अच्छे तरीके से बोलना सीख जाता है। जिस तरह के, यानी कि वे क्या है अलग अलग जगहों पर खेलने के लिए जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, फिर वह कंट्रीज में भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है अलग अलग तरह के लोगों की भाषा के संपर्क में आते हैं, तो वो भी क्या है वहाँ पर सीख जाते हैं। और एक होती है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी एक होती है जिसमें हमारी मांसपेशियों का भी क्या हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट में हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारी फाइन मोटर डेवलप होती है, और एक होती है हमारी जिसमें बड़ी मसल्स का काम होता है और एक छोटी मसल्स का। मोटर डेवलपमेंट में हमारा शरीर है, शरीर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी वो बहुत अच्छे से हम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मोटर डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक थे हमारे खेल से रिलेटेड कार्यों से। आगे है आपका क्रॉस कल्चरल एंड साइको इकोनॉमिक डिफरेंस इन चिल्ड्रन प्ले। क्रॉस कल्चरल क्या है हमारा,
ठीक है, क्रॉस कल्चर एंड साइको इकोनॉमिक डिफरेंस इन चिल्ड्रन प्ले, इनको पढ़ो एक बार। क्रॉस कल्चर क्या होता है? क्रॉस कल्चर यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बच्चों के साथ हम मिलते हैं, वो हमारे साथ क्या है खेलने के लिए आते हैं। देखो कल्चर वाला क्वेश्चन मिला, क्रॉस कल्चर वाला। क्रॉस कल्चर एंड साइको इकोनॉमिक डिफरेंस इन चिल्ड्रन प्ले, सांस्कृतिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं और बच्चों का खेलों में ये अंतर किस प्रकार प्रभावित करते हैं? मिला आपको ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, प्रियंका और सानिया पढ़ो बेटा। अभी 5 मिनट बाद मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगी। यूट्यूब बोल रही हूँ, गूगल पे सर्च करके देख लिया करो, एटलीस्ट उसका मीनिंग तो क्लियर होएगा आपको। और तुम्हारी में मिला है प्रियंका और आरती? यस मैम। ठीक है, आइए। बताइए क्रॉस कल्चर क्या होता है? आपने अभी अभी पढ़ा विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा भाषी और अमीर व गरीब लोगों तबके के लोग जो होते हैं वो मिलकर कोई कार्य करते हैं या कोई गेम खेल रहे हैं। बस वही क्या कहलाता है क्रॉस कल्चर, यानी कि अन्य संस्कृति क्रॉस कल्चर गेम कहलाते हैं। बस यही बताना था आपको बेटा। ना कई चीजों का ना नाम से भी पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या डेफिनेशन हो सकती है। कुछ क्लियर हुआ या मेरे बताने की जरूरत है? प्रियंका और ये सानिया मैम क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जाति के, डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के या अमीर गरीब जब जब सब मिलकर अलग अलग उसके कैटेगरी के लोग मिलके कोई गेम खेलते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? क्रॉस कल्चर खेल कहलाते हैं, या फिर क्या है क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस, भिन्नताएं हम उनको बोल सकते हैं। ये इसमें मीनिंग देना था बस। व्हाट डू मीन बाय क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस, इससे आप क्या समझते हैं? और इसी में एक टॉपिक दे रखा है अब, साइको इकोनॉमिक डिफरेंस, साइको इकोनॉमिक डिफरेंस इन चिल्ड्रन प्ले, बच्चों के खेल में सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं, ये क्या प्रभाव डालती है? सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं क्या है?
बच्चे के खेलों में अनेक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं होती हैं। बच्चा एक समाज में रहता है और सामाजिक रूप से हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। और ये डिफरेंसेस उनके इन्वायरमेंट के कारण, उनके परिवार के इन्वायरमेंट के कारण, ठीक है, उसके कारण होते हैं, उनके अपनी रीति रिवाजों के कारण। और इन सब का क्या है, बच्चे के खेलों पर प्रभाव पड़ता है। इससे क्या है, बच्चे न केवल खेल में इंटरेस्ट लेना बल्कि किस खेल में रुचि होती है उसका भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमारे समाज का, हमारे आर्थिक सिचुएशन का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि कौन सा गेम हम खेलें, कौन सा हम गेम ना खेलें। ठीक है, अगर देखा जाए तो समाज के नजरिए से देखा जाए तो सामाजिक वातावरण के कारण बच्चों के खेलों में भी भिन्नता है। लड़के और लड़कियों के खेलों में भी क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती है। जहां लड़के बॉल के साथ खेल रहे हैं वहीं लड़कियां क्या है, गुड़िया के साथ खेल रही है। जब एडोलसेंस आ जाती है तो भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, अत्यधिक लड़के क्या है, साहसिक खेलों में खेलते हैं और लड़कियां दूसरे खेल खेलती, पारंपरिक रीति रिवाजों वाले खेल। लेकिन आज का समय क्या है, बदल गया है। ठीक है, आज सब क्या है, बराबर गेम खेल रहे हैं। क्रिकेट लड़के भी खेल रहे हैं, क्रिकेट लड़कियां भी खेल रही हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया है कि कुछ सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं हैं जो हमारे गेमों पर हमारे घर का वातावरण देख लो, वातावरण में, इन्वायरमेंट में, अगर मान लीजिए अगर आप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो यहाँ पर क्या है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, मेन तो किसकी तरफ जाएंगे, कुश्ती की तरफ या कबड्डी की तरफ, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर है कि हम किस टाइप का गेम है, वो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा समाज भी हमें क्या करता है, इफेक्ट करता है, कहाँ पर भेजना है, किस प्रकार का खेल खेलना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर आती है, इसी के अंदर आती है। तो जो हमारा सामाजिक विभिन्नता है उसके कारण क्या है, इन खेलों में विभिन्नताएं पाई जाती है। समाज में रीति रिवाज, परंपराएं और हमारी संस्कृति बहुत सारी होती हैं जो हमें क्या है, हमारे खेलों पर प्रभाव डालती है। अब देखो, अब आर्थिक क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक का मतलब होता है पैसे वाले गेम, जैसे घुड़सवारी हो गया, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, घुड़सवारी, अब सारे बच्चे घुड़सवारी का तो गेम नहीं करते। ठीक है, रेसिंग, कार रेसिंग वाला गेम नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, हमारे नॉर्मल घरों के बच्चे नॉर्मल गेम में, कबड्डी में और जो आपके बाकी जो गेम हैं उनमें मिलते हैं। घुड़सवारी में, इसमें आपके टेनिस में, और जो एक दो और जो हाई सोसाइटी के जो गेम जिसको बोलते हैं, जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो वो भी हमें क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। और जो ग्रामीण और शहरी सोसाइटी का भी इफेक्ट पड़ता है, गाँव के लोगों में और शहरी लोगों के बच्चों के भी खेलों में डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के खेलों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, लड़के खेलते हैं, लड़कियों के गेम के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, और कुछ समुदाय में क्या है, खेलों के अधिक ध्यान दिया जाता है और कुछ समुदाय में तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहां पर क्या है, जनता का दृष्टिकोण बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, जितना कि अफ्रीका के देशों में नहीं है। ठीक है, अफ्रीका के देशों में क्या है, उसके प्रति प्रतिकूल प्रभाव है। अरब के देशों में स्त्रियों के पहनावे, रहन सहन, जीवन शैली और मान्यताएं वे भी प्रभावित करते हैं। इसी कारण देश की लड़कियां तैराकी, टेनिस, एथलेटिक आदि प्रतिस्पर्धाओं में अपने देश का नेतृत्व नहीं कर पाती। यानी कि ये अलग अलग स्थान का, मान्यताओं का भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और क्या है, इसमें इकोनॉमिक लेवल पे क्या बताया है, गरीब परिवारों के से संबंध रखने वाले बच्चे केवल उन्हीं खेलों में भाग ले सकते हैं जिनमें धन की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, और अमीर परिवारों के बच्चे जहाँ पर धन ज्यादा लगेगा वो वाले गेम भी खेल सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों के सामाजिक और आर्थिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और इसी वातावरण के कारण बच्चों के खेलों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आ जाए तो आपको लिखाओगे। ठीक है, लिखाओगे ना इसको, खेलों, बच्चों के खेल में सामाजिक आर्थिक क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या भिन्नताएं हैं। आ गया बेटे समझ में। यस मैम। अब इस यूनिट में रह गया आपका एक क्वेश्चन। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें ग्रुप डायनेमिक, जो मैंने आते ही बता दिया था। अब है रूल ऑफ गेम एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न टू नेगोशिएट डिफरेंट एंड रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट। खेलों के क्या नियम होते हैं और किस प्रकार एक बच्चा अपने आप को अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट से, अलग अलग लड़ाई झगड़े से बाहर निकाल सकता है, ये देखना है। अब देखने हैं हमें रूल्स ऑफ गेम, गेम के क्या क्या नियम हैं।
देखो भाई, खेल में क्या है इसने बताइए, आपकी बुक में भी दे रखा हुआ क्या क्या नियम होते हैं खेल के। मिल गया आप लोगों को? यस मैम, मिल गया। ठीक है। मैम इन्होंने हर हर एक गेम का बता रखा है रूल्स, हाँ मतलब जी, जैसे इन्होंने इन्होंने क्रिकेट का क्या बता है, रखा है। खेल के जो नियम है वो अलग अलग गेम के दिखा रखे हैं। हॉकी के अलग दिखा रखे हैं, वॉलीबॉल के अलग दिखा रखे हैं, कबड्डी के अलग दिखा रखे हैं, ठीक है, खो खो के अलग, क्रिकेट के अलग। आपको क्या है, खेल के नियम में ये टॉपिक ना आप गूगल से कर लेना, उसमें देखना खेल के जो मेन जो नियम है ना, एक तो अनुशासन बनाए रखना है, हमें क्या है सहयोग की भावना से खेलना है, ठीक है। ऐसे 4-5 पॉइंट आप लिख लेना, खेल के क्या नियम है, ठीक है। अगर खिलाड़ी घायल हो जाए तब हमें क्या करना है, तो ये क्या है एक बार पढ़ लेना, खेल के क्या क्या नियम है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्रिकेट खेल के कुछ सामान्य नियम। अब एक बात और आ जाती है खेल के नियमों के बाद, कि अगर किसी बच्चे का कन्फ्लिक्ट हो जाए तो बच्चा किस प्रकार उसको सोल्व करेगा, समाधान कैसे करेगा। अगर बच्चों में खेल के दौरान मतभेद हो जाए तो उसको कैसे बच्चा इस कन्फ्लिक्ट का, इस लड़ाई झगड़े का समाधान करेगा। जब हम देखते हैं ग्रुप डायनामिक की सहायता से बच्चे क्या करते हैं, मतभेदों को समाप्त और संघर्ष का समाधान करना सीखते हैं। जब बच्चे एक ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप में क्या है, बच्चे कन्फ्लिक्ट करना भी सीखते हैं और उस कन्फ्लिक्ट को, उस भेदभाव को खत्म करना भी सीखते हैं, ठीक है। तो समूह में रहकर बच्चों की जो बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है, साथ साथ में बच्चे क्या है सुझाव देना, एक दूसरे का अनुकरण करना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की योग्यताएं और आंतरिक शक्तियां का डेवलपमेंट भी समूह में रहकर ही होता है। तो सामूहिक जीवन में रहकर बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक डेवलपमेंट होती है उनकी, और इन्हीं के माध्यम से वह सभी के साथ प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, आत्मविश्वास की भावना और वफादारी के गुण, ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं गेम के दौरान। तो जब उनके बीच में आपसी मतभेद हो जाता है तो उसको भी क्या है, वे अपने सेल्फ इनर अहम को छोड़कर तब उसको खत्म करते हैं, ठीक है। उनका जो दृष्टिकोण है, उनका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो मानते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो वे क्या है, अपने आत्मीकरण से, अपने इनर सेल्फ, इनर दृष्टिकोणों से जो भी कन्फ्लिक्ट होता है उसको एक समझौते की क्रिया के दौरान उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। जब दो व्यक्ति समूह में एक दूसरे के व्यवहार और आदर्शों को स्वीकार कर लेते हैं तो वे एक दूसरे के साथ घुलना मिलना भी शुरू हो जाते हैं। अंतर करना कठिन हो जाता है तो, और अलग अलग समूहों के दृष्टिकोणों और मूल्यों का संपूर्ण सम्मिश्रण आता है। बच्चे मतभेदों और संघर्षों का समाधान क्या है, खेलों के माध्यम से ही सीखते हैं और अपने ग्रुप के माध्यम से ही सीखते हैं। मान लीजिए ग्रुप में 5 बंदे हैं, 5 में से 2 बंदों का आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बाकी बंदे भी क्या करते हैं, उन दोनों को समझाते हैं कि भाई हम एक ही ग्रुप के बंदे हैं, अगर हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो हमारा ग्रुप पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो वे आपस में बातचीत के माध्यम से उसको समझाते हैं। और बच्चा जब एक ग्रुप में रहता है या खेलों में रहता है तो वह क्या है, एक दूसरे से सहयोग की भावना, आत्मविश्वास की भावना, एक दूसरे के प्रति स्नेह और वफादारी की भावना सीखता है। और इन्हीं चीजों के चलते वे क्या है, समझौते के तहत क्या है, अपने जो भी मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े, उनको सुलझा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी यूनिट थी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। समझ में आ गए सारे टॉपिक, बिल्कुल इजी सी थी। खेल क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, कितने प्रकार के होते हैं, खेलों से कौन कौन सा विकास होता है, ये वाला टॉपिक था। फिर एक ग्रुप डायनेमिक वाला टॉपिक था, क्रॉस कल्चर क्या होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के बच्चे क्या होते हैं, और बच्चे के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको किस प्रकार सुधारेंगे। ये छोटी सी यूनिट थी 5 नंबर की, ठीक है। आगे बात समझ में? यस मैम। यस मैम। 5 नंबर में आया हुआ है ग्रुप डायनेमिक क्या है और इसकी मुख्य अवधारणाएं, मूलभूत धारणाएं क्या है। और ये भी आया हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट।
ठीक है, तो कल करेंगे हम नेक्स्ट यूनिट। इस यूनिट में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब है हमारी, हम सेकंड यूनिट, पहले ये बताओ मुझे, सेकंड यूनिट करवाऊं या फोर्थ यूनिट करवाऊं? बताओ, मैं ही देख लेती हूँ, तुमने तो बोलना नहीं मेरी क्लास में। लैंग्वेज मैम सेकंड हाँ बोलो बेटे। मैम सेकंड यूनिट कम टॉपिक है, फोर्थ में तो ज्यादा टॉपिक है। हाँ, सेकंड में ज़्यादा है और फोर्थ में यही है, कम्युनिकेशन वाला, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो पहले फोर्थ वाली कर ले, इजी है, जल्दी समझ में आएगी और टॉपिक भी जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। और जो सेकंड वाली यूनिट है 25 नंबर की यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है वो। फोर्थ वाली 15 मार्क्स की है, तो फोर्थ वाली कल हम स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है आपने आज तक भी पढ़ा होगा, संप्रेषण क्या होता है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस मैम। पढ़ा है ना। तो कल का काम है आपको क्या पढ़ के आना है, संप्रेषण। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो? कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, हमने पढ़ा है आज तक ये। और उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, फर्स्ट यूनिट इसमें। हाउ टू चिल्ड्रन कम्युनिकेट, बच्चे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे संप्रेषण कैसे करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों के, सबसे पहले तो आप कम्युनिकेशन का मीनिंग दोगे, फिर इसमें दे रखा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे कैसे करते हैं संप्रेषण के सिद्धांत। बच्चे अपने आयु के अनुसार और मैत्रीपूर्ण संप्रेषण करते हैं, उनको हम गाइडलाइंस देते हैं। बच्चे जब संपूर्ण बालक हो जाते हैं तब कैसे वे बिहेवियर करते हैं, ये सारी चीज़ें ये ना पढ़ के आना आपको। और एक ये टॉपिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लास में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। क्लासरूम में सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, मीडिया कौन कौन, या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये दो टॉपिक पढ़ के आने हैं। सानिया आप तो पढ़ के आओगे क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके मैम। इसको बताओगे कल क्लास में क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। और आरती आप पढ़ के आओगे व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। और एक बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है दूसरों के साथ, कैसे एक बच्चा वो करता है, ठीक है। बाकी मैं कराऊंगी। प्रियंका कल आप क्लास में प्रेजेंट रहोगे या नहीं? प्रियंका यस मैम, प्रेजेंट रहेंगे। प्रेजेंट रहोगे तो मैं आपको भी एक टॉपिक दूं, यस मैम। ठीक है। तो आप टॉपिक करके लाओगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके मैम। संप्रेषण के प्रकार, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल, वर्बल नॉन वर्बल, औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण, शाब्दिक अशाब्दिक और व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संप्रेषण, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा, तो कल ये तीनों अलग अलग बताओगे, बाकी का मैं पढ़ाऊंगी। चलिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना है तो बैठ के पढ़ सकते हो, और लीव करना चाहो तो लीव कर सकते हो। मेरे को टॉपिक जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन। हाँ बेटा, क्लासरूम कम्युनिकेशन। ओके मैम। आरती का है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, और एक बच्चा किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। और प्रियंका का है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। यस मैम। जरूरी नहीं है बुक में से ही करो, आप अपने खुद भी चैट जीपीटी पे डालो टॉपिक, अपने आप आ जाएगा, गूगल पे डालो अपने आप आ जाएगा, जहां से इजी लगे वहां से करो, ठीक है। अभी बैठ के पढ़ना है अभी पढ़ सकते हो, और लीव करना चाहते हो तो लीव भी कर सकते हो, देख लो क्या करोगे।